नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। ये करते हैं हरियाणा विशेष की शुरुआत। कोरोना संक्रमण के बीच हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र हंगामेदार रहा। 3 घंटे तक चली कार्यवाही को विधानसभा उपाध्यक्ष ने अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। अब हालात सामान्य होने पर विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अनुपस्थिति में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सदन की कमान संभाली। चौटाला परिवार के किसी सदस्य ने 16 साल के लंबे अंतराल के बाद सदन का नेतृत्व किया। एक दिन के मॉनसून सत्र में क्या कुछ रहा खास, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रदेश में विधानसभा का मॉनसून सत्र सिर्फ एक दिन का रहा और खास बात यह रही कि बिना सीएम के यह पहला सत्र हुआ और सरकार पक्ष की ओर से कमान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने संभाली। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी नजर नहीं आए। कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर सदन की कार्यवाही का संचालन रणवीर गंगवा ने किया। वहीं सदन शुरू होते ही सदन में क्या हुआ? सबसे पहले नेता सदन दुष्यंत चौटाला ने शोक प्रस्ताव रखा। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शोक प्रस्ताव पढ़ा। गृह मंत्री अनिल विज ने भी शोक प्रस्ताव पढ़ा, दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी। सदन में इन्हें दी गई श्रद्धांजलि हंसराज भारद्वाज, भूतपूर्व राज्यपाल कर्नाटक, लालजी टंडन, पूर्व राज्यपाल मध्य प्रदेश, मांगेराम गुप्ता, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार, श्री कृष्ण हुड्डा, विधायक बड़ौदा, मनीराम, पूर्व विधायक, पंडित जसराज, प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायक, हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी। एक दिन के सत्र में प्रश्नकाल नहीं, प्रश्नों के जवाब रखे गए। मंजूर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब भी टेबल हुए। हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र में कुल 14 विधेयक रखे जाने थे और मौजूदा नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने पर एक बिल को डेफर कर दिया गया। सदन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सिर्फ जरूरी बिल लाने की बात हुई थी। जो संवैधानिक तौर पे जरूरी है और आपका ये वेट का है और है जो इस किस्म की जो है वो ले आए। और जो बिल है, एक दो बिल जो कोर्ट में, जैसा विज साहब ने कहा था कि कोर्ट में जवाब देना है उसका, उन बिलों को लेके आए। बाकी जितने बिल लेके आए हैं और जितने हमारे प्रस्ताव आए हैं, इनको सैनिटाइज या विधानसभा करके यूं का यूं हमारा पेंडिंग रखें। हम अपनी विधानसभा में जाएंगे, हम अपनी बात को जरूर रखेंगे। वहीं सदन की कार्यवाही के दौरान सरकार और विपक्ष में तीखी बहस भी हुई। इसमें सरकार की तरफ से विपक्ष के आरोपों का करारा जवाब दिया गया। इंक्रोचमेंट पे पेनल्टी है। मलिक साहब, आपको रेक्टिफाई कर दूं, पहले जो कानून है वो है 5 से 10 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर, जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। आज करोड़ों करोड़ों की पेनल्टी। बत्रा जी, आप वकील हो, बाद में अपनी सवाल रख लें। इसके अंदर 5 से 10 हजार रुपया पेनल्टी प्रति एकड़ इंक्रोचमेंट पे। उसको सिंप्लीफाई किया जा रहा है कि जो कलेक्टर रेट है उसका 1% और मैक्सिमम अप टू 10% फॉर 10 ईयर्स ओनली। सदन में अनेकों मुद्दे उठाने का मौका मिलता है, परंतु ये सदन जिन हालात में हो रहा है, जिस प्रकार से कोरोना बीमारी चारों तरफ अपने पैर फैला रही है, हमारे भी मुख्यमंत्री जी सहित 9 विधायक कोरोना से ग्रसित हैं। ये तो अच्छा हुआ कि हमने सदन में प्रवेश करने से पहले अध्यक्ष महोदय के आदेश से सबके टेस्ट कराए, नहीं तो अगर वो 9 सदस्य भी हमारे बीच में बैठे होते
तो उससे बाकियों के भी संक्रमित होने की बहुत बड़ी संभावना थी। इन विशेष परिस्थितियों में भी सदन को चलाने का आपने निर्णय किया, उसका मैं स्वागत करता हूं। एक दिन की कार्यवाही के साथ ही मॉनसून सत्र स्थगित कर दिया गया। हालांकि एक दिन की ही कार्यवाही बेहद हंगामेदार रही और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन होता भी दिखा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। कलेक्टर रेट कितना है? वहीं नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सदन की कार्यवाही के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कुछ कहा नेता विपक्ष ने, सुनिए। हमारे बीएसी में जब फैसला हुआ, बहुत सारे थे, तो यही कहा गया कि आज जो कोई बहुत ज़रूरी है बिल वो लिया जाए और जो बाकी रह जाएंगे वो सैनिटाइज हाउस करेंगे। हम 10 दिन या 15 दिन में स्पीकर बुला सकते हैं, उस समय कोई रिजेक्ट नहीं होंगे आपके, और वो होंगे। लेकिन बीएसी की फैसले के बावजूद वो कई बिल लेके आए जो बाद में हाउस में डेफर भी करने पड़े, जबकि फैसला ये था वो जरूरी बिल है। 15 बिल ले आए, जबकि ये था एक दो जो जरूरी बिल है वो ले आए, या सप्लीमेंट्री डिमांड्स है, या कोई हाई कोर्ट के डायरेक्शन है जिन पर, जैसे अनिल विज जी ने कहा उनके महकमे के लिए हाई कोर्ट के डायरेक्शन है, ऐसे ले आए तो जरूरी है। क्योंकि जितने भी घोटाले हुए हैं उनकी घोटालों की जांच नहीं कराई उन्होंने, उन घोटालों को रफा दफा करने का प्रयास रहा है इनका। चाहे वो धान घोटाला हो, कितने घोटाले आपके सामने गिना सकते हैं, शुरू से गिरदावरी घोटाला नंबर 1 है, और इस प्रकार से हर महीने एक नया घोटाला ये करते रहे और किसी की जांच भी हम मांग रहे हैं। तो इस परिस्थिति में और हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, हम हाउस का बाइकाट किया। नेता विपक्ष के साथ ही नेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने क्या कुछ कहा, अब आप ये भी सुनिए। सरकार ने इस लॉकडाउन के दौरान जहां सारे सरकारी तंत्र को पंगु बना दिया था, जहां बड़े बड़े घोटाले और घपले करके हर डिपार्टमेंट में इस तरह के हालात पैदा कर दिए थे कि कहीं ऐसा लग नहीं रहा था कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज है। लेकिन आज सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज विधानसभा को भी सरकार ने विधानसभा की बजाय मछली बाजार बना दिया। कितनी बड़ी हैरानी की बात है, इस लॉकडाउन में 9 बड़े घोटाले किए गए। पहाड़ों पर हुई बरसात के बाद अचानक जगाधरी में सोम नदी में पानी आ गया और पानी भी ऐसा कि अपने बहाव में जो कुछ भी रास्ते में आया सब कुछ बहा कर ले गया। हालांकि इस बीच कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन एक ट्रैक्टर पानी के बहाव में बह गया। हालांकि चालक तो जैसे तैसे पानी से निकल गया, लेकिन पानी का बहाव ट्रैक्टर को काफी दूर तक ले गया। बाद में जब पानी कम हुआ तो ट्रैक्टर नजर आया, जिसके बाद क्षेत्र के लोगों ने रस्सी की मदद से ट्रैक्टर को पानी से बाहर निकाला। घंटों रस्सी से खींचने के बाद ही पानी से ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया। लेकिन अभी पानी में क्या क्या बहा है यह तब पता चलेगा जब पानी पूरी तरीके से नदी में कम हो जाएगा। आपको यहाँ पर ये बताएं कि सोम नदी में बरसात के दिनों में अचानक पानी आता है और वो भी उफान पर। इस बीच जो भी रास्ते में आता है उसे पानी अपने बहाव में बहा कर ले जाता है। फरीदाबाद के सागरपुर में तेंदुए ने महिला पर जानलेवा हमला कर दिया। महिला के हाथ पर तेंदुए के हमले के निशान दिखाई दे रहे हैं। आपको यहां पर ये बताएं कि कुछ दिन पहले जाजरू के जंगल में 2 तेंदुए नजर आए थे। ग्रामीणों का ये कहना है कि उनमें से एक तेंदुए ने महिला पर हमला कर दिया। तेंदुए के हमले के बाद सागरपुर समेत आसपास के कई गाँव के लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं।
ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। दरअसल 20 तारीख को तेंदुआ जो है वो यहाँ पर स्पॉट किया गया था जाजरू के जंगलों में, और उसके बाद जिसका डर था वही हुआ। एक महिला को इसने अपना शिकार बनाया। महिला के शरीर पर चोट के निशान भी आप देख पा रहे तस्वीरों में। पूरा गांव इस वक्त खौफजदा है, लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं। हालांकि वन विभाग की टीम मौके पर वहां पर जरूर पहुंची और वहां पर आम लोगों से कहा गया कि वो सावधानी जरूर बरतें। आरटीआई के जरिए रेवाड़ी के बिजली विभाग के कारनामे का खुलासा हुआ है। जो कि जानकारी मिल रही है उसके अनुसार कुछ साल पहले बिजली विभाग ने शहर के 1000 ट्रांसफार्मर के खंभों पर डीटी मीटर लगाए थे। ये मीटर 1.25 करोड़ रुपए की लागत से लगे थे और इनका उद्देश्य ये था कि बिजली चोरी को पकड़ा जाए। इस मीटर की रीडिंग के जरिए घरों में लगे मीटर्स की रीडिंग का मिलान किया जाना था। लेकिन अब सच्चाई ये है कि सारे के सारे डीटी मीटर रख रखाव के अभाव में लंबे वक्त से खराब हैं। इसी वजह से बिजली विभाग को अब तक करीब 5 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। जब इन डीटी मीटर्स को लगाया गया था तब दावा ये किया गया था कि इनकी निगरानी ऑनलाइन की जाएगी, लेकिन बिजली चोरी होती रही और डीटी मीटर सिर्फ शो पीस बनकर रह गए। रेवाड़ी में इस वक्त बिजली विभाग के करीब 3.25 करोड़ की लागत के ट्रांसफार्मर या तो खराब है या फिर जले हुए। कहा यह जाता है कि लापरवाही की वजह से इन्हें ठीक नहीं कराया जाता। कुछ टाइम पहले आरटीआई लगाई थी बिजली बोर्ड में। मैंने मांगा था कि कितने ट्रांसफार्मर पे कितने डीटी मीटर लग रहे हैं, पर विभाग का चौंकाने वाला जवाब ये आया कि जितने भी ट्रांसफार्मर के ऊपर डीटी मीटर लग रहे हैं वो सारे खराब हालत में हैं। ना कोई रिकॉर्ड मेंटेन यहाँ के विभाग करता नहीं, जिससे हर साल विभाग को लगभग 5-6 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। ये रेवाड़ी का ही आंकड़ा है। अगर रिकॉर्ड मेंटेन करे तो 5 करोड़ सरकार के बच सकते हैं। मैंने 10 ट्रांसफार्मर के मांगे, 10 की 10 ट्रांसफार्मर के उनके पास कोई। वहीं फतेहाबाद के भूला इलाके के गांव लहरिया में दुकान के बाहर सोए हुए एक शख्स के अज्ञात बदमाशों ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। सुबह सैर पर बाहर निकले लोगों ने आसपास फैले खून को देखा तो मामले की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हाल ही में बदमाशों ने 2 दिन पहले किसान के साथ लूटपाट की थी। जानकारी ये मिल रही है कि बदमाशों ने चोरी करने के इरादे से इस वारदात को अंजाम दिया। दुकान के अंदर से नकदी भी गायब मिली। जिस शख्स की हत्या की गई उसकी उम्र 62 साल है। मृतक जगदीश के परिजनों ने रंजिश से इनकार किया। चलिए बात कर लेते हैं पलवल की, जहां पर 11 साल की बच्ची की बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया। गांव पेंगलटू के पास खेतों में बच्ची का शव मिला। जानकारी ये मिल रही है कि बच्ची सुन और बोल नहीं सकती थी। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने बच्ची की आंखें निकाल ली। बच्ची सोमवार दोपहर से घर से लापता बताई जा रही है। मामले में पुलिस पर भी लापरवाही के आरोप हैं। पुलिस ने बच्ची की गुमशुदगी की शिकायत तक दर्ज नहीं की थी, लेकिन बाद में राजनीतिक दबाव की वजह से शिकायत दर्ज की गई। पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया, तो वहीं मामले की जांच भी की जा रही है। ये रात भर वो कल से गुम थी ये लड़की जी। अच्छा। खूब ढूंढी बेचारों ने। वो तो शाम रात को 8 बजे करीब पता लगा। फिर मैंने भैया इनसे कहा सुबह रिपोर्ट करो तुम सबसे पहले तो। जब वो ढूंढो जहाँ भी मिले तो ये बेचारे रिपोर्ट को गए हैं सुबह। वो कोई महेंद्र एसआई कही है जी। उसने इनकी कोई कार्रवाई नहीं की, गाली गलौच भी की, धमका के भगा दिए जी। फिर इन्होंने सुशील के पास फोन किया, पता नहीं रिपोर्ट नहीं ले रहे हैं जी। फिर उसके बाद में 1-2 घंटे बाद में पता नहीं लगा। जब यह असलियत में लड़की जब यहाँ मिली है ना, उसके बाद में इन्होंने FIR दर्ज करवाई है। तो अब क्या हुआ बच्ची के साथ में? मान लें वो उसकी आंखें फोड़ दी अभी देखी हमने जी। और रेप भी हुआ होगा उसके साथ, रेप भी बलात्कार भी हुआ जी। हाँ जी। तो अब मतलब क्या चाहते हैं आप लोग? देखो जी, एक तो पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई चाहिए जी, और सब और दोषी तुरंत पकड़ना चाहिए। अपराधी पकड़ा जाए, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मतलब बच्ची गूंगी बहरी है? हाँ जी बहरी है। बताओ बच्ची गूंगी भी है? गई है जी बेचारी। एक 10-11 साल की लड़की के गुम होने की सूचना मिली थी, जिसके ऊपर तुरंत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू की जा रही थी। इस संबंध में लड़की को तलाश करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे थे। इसी दौरान हमें सूचना मिली कि एक ये लड़की मृत अवस्था में गांव के खेतों में पड़ी है, जिसके ऊपर मौका पर पहुँच करके बॉडी को बरामद करके डेड हाउस पलवल पहुंचा दिया गया है।
कई टीमें इसमें लगाई गई हैं। डॉक्टरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जैसी जितनी भी कार्रवाई होगी की जाएगी। तो सर यहाँ पर जो यदि परिजनों ने किसी बात की किसी कर्मचारी या किसी के ऊपर कोई आरोप भी लगाया तो हम उसके ऊपर भी गौर करेंगे, यदि उसकी कहीं उसकी जांच करेंगे, उसमें उसकी यदि कहीं गलती है तो उसकी। रोहतक के सेक्टर 2 मार्केट में चोरों ने एटीएम को निशाना बना डाला। चोरों ने पहले एटीएम से पैसे निकाले, फिर एटीएम में आग लगा दी। जानकारी मिल रही है कि एटीएम में 25 लाख रुपए थे। सुबह 4 बजे के करीब की घटना है। ये भी बताया जा रहा है कि इससे पहले भी इस एटीएम को निशाना बनाया जा चुका है। रात के वक्त एटीएम पर कोई नहीं रहता, जिसके वजह से बदमाश बेखौफ हो जाते हैं। आम लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने के उद्देश्य से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों पर भिवानी में ई लोक अदालत लगाई जाएगी, जिसमें वकील और दोनों पक्ष अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप के जरिए अदालत के सामने अपनी समस्या का हल करवा सकेंगे। आपको बताएं कि इस बारे में जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शिखा ने बताया कि इसके लिए भिवानी, तोशाम, लोहारू और सिवानी में कुल 10 बेंच बनाए गए हैं, जिनमें से 300 केसेस की सुनवाई ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी। साथ ही साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से मामलों का निपटान किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि ई लोक अदालत से जोड़ने के लिए हर बेंच के लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, जिसमें मामले से संबंधित वकील और दोनों पक्षों को व्हाट्सएप ग्रुप का सदस्य बनाया जाएगा। ग्रुप में ई लोक अदालत का ई लिंक शेयर करने के साथ ही साथ समय और बेंच के बारे में जानकारी दी जाएगी, ताकि दोनों पक्ष और वकील ई लोक अदालत में आसानी से बगैर तकनीकी बाधा के अपना पक्ष रख सकें। हर कोर्ट से जैसे हमने जो बेंच बनाए गए हैं, हमारे पास 10 बेंच डिस्ट्रिक्ट भिवानी के लिए बने हैं, इंक्लूडिंग हमारे सब डिविजन्स हैं सिवानी, तोशाम और लोहारू। तो हर एक बेंच के पास 30-30 केस हमने दिए हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 300 केसेस जो हैं वो इस ई लोक अदालत के लिए आइडेंटिफाई करके उन्हें लिस्ट किया गया है, जिसमें हम राजीनामे की, कॉम्प्रोमाइज़ की एक कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को लाभ पहुँचा सकें और इसमें मैक्सिमम डिस्पोज। और यहाँ पे वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ।